महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला देते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप पर लेकर आता है। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं सभी। और आज से ही शुरू कर रहा हूं एक 2-3 दिनों की सीरीज़ जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पिशाचनी कहानी थोड़ी सी बड़ी हो रही है, इसलिए उसे हाफ आवर के सेट में भेजूंगा। और दोबारा आप सभी से निवेदन, कश्मीर फाइल्स ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी पिक्चर है भाई। और मैं बार बार इसका प्रमोशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने खुद देखा है कि किस तरह से जमाती जो है इसका विरोध कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ कश्मीर में जो है उन्हीं पर अत्याचार हुए हैं। हिंदू पंडितों की ये जो व्यथा थी ये छुपी रही थी आज तक, जो पहली बार सामने आई है। और हमारे शहर में तो भाई पीवीआर और कार्निवाल दोनों में इसके शोज़ फुल जा रहे हैं। टिकट नहीं मिल रही। आज तो मैं सोचा था जाऊंगा मगर टिकट नहीं मिली। खैर, और दूसरी बात, बीच बीच में लाइव थोड़ी बढ़ा दिया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जो चेहरा दिखता है वो मेरी आवाज़ है। पिछले दिनों एक भाई लिख रहे थे कि आपकी आवाज़ आपके फेस से नहीं मिलती। तो पहले तो मुझे लगा कि कहीं वॉइस सिंक्रोनाइजेशन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर देखा ऐसा नहीं। लगता है उनको ऐसा लगता है मेरा फेस ज़्यादा भयानक और डरावना है मेरी आवाज़ अच्छी है। वैसे ही एक जन पूछ रहे थे, भाई ये आप हो? तो भैया वो जो दिखता है आवाज़ और जो चेहरा वो मेरा ही है, भले ही थोड़ा सा बदसूरत है, मगर थोड़ा सा टॉलरेट कर दीजिएगा क्योंकि आजकल अच्छा लगता है आप लोगों के साथ लाइव में आना। और चलिए स्टोरी चालू करते हैं। रात गहरा चुकी थी, सब तरफ सभी गहरी नींद में सो रहे थे। मिसेस नैना गांगुली भी गहरी नींद में थी। अचानक उनकी नींद उचट गई। अजीब सा एहसास हुआ, कुछ अजीब सा लग रहा था। गला बिल्कुल सूखा सा, शरीर अस्थिर अस्थिर सा, कुछ डर डर सा भी लग रहा था। मन किया पास ही सो रहे पति को उठा दे, मगर फिर सोचा बेचारे दिन भर खटते हैं, थोड़ी सी नींद ले रहे, उन्हें जगाना उचित ना होगा। बिस्तर से उठकर वो पास ही के टेबल रखे पानी का जग से पानी पी और फिर बिस्तर में आकर लेट गई। उनकी बेड के पास ही बड़ी सी खिड़की थी। घर के फर्स्ट फ्लोर पर ही कमरा था और उस खिड़की से पास ही एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखाई देता था। बाहर आज शायद त्रयोदशी का चांद था, चारों ओर रोशनी बिखरी थी। बिस्तर पर लेटकर नैना गांगुली बाहर की तरफ ही देख रही थी कि अचानक चौंक पड़ी। ये क्या देख रही है वो? ऐसा लगा जैसे सामने के उस आम के पेड़ के सीधी डंगाली पर कोई बैठा हुआ है। नहीं, बैठा हुआ नहीं, बैठी हुई है एक औरत, जिसके शरीर पर जीर्ण शीर्ण सी साड़ी है। हवा में उसके बाल लहरा रहे हैं और वो कुछ चबा चबा कर खा रही है। उसकी आंखें एक टक नैना की खिड़की की तरफ ही है। नैना की आंखें उसकी आंखों से मिलते ही वो चौंक सी उठी। ये क्या? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसकी आंखें पक सफेद है और जो वो खा रही है वो क्या है? गौर से देखते ही नैना का जैसे पूरा शरीर कांप सा उठा। वो तो एक बच्चे का सर है।
और गौर से देखने पर उन्हें समझ में आया कि वो बच्चा महिला ने शायद प्रसव से उत्पन्न किया है। बच्चे की नाल महिला के शरीर के प्रजनांग से जुड़ी हुई है और उसी बच्चे को चबा चबा कर खा रही है। तभी उनके कानों में एक भयानक आवाज पड़ी। छोटी बहू, मैं वापस आ गई हूँ। इसके साथ एक भयानक चीख मारकर नैना गांगुली बेहोश हो गई। घर में हलचल सी मच गई। घर में उपस्थित सभी लोग कमरे की तरफ दौड़े। उन्हें लिटाकर चेहरे पर पानी छीटा गया। ट्रेन के स्टेशन पर रुकते ही बुबाई ने चैन की सांस ली। उफ, ट्रेन का सफर उसे बिल्कुल नहीं भाता है, मगर क्या करे, मामा के आना ही था। आफ्टर ऑल मामा की बेटी की शादी थी। हालांकि मामा के यहां आना उसके लिए एक मुश्किल की बात है। हर बच्चा मामा के आने के लिए उतावला रहता है, मगर अपने 19 साल के जीवन में बुबाई ने शायद 5 या 6 बार ही मामा के घर के दर्शन किए, क्योंकि यहां तक आने के लिए करीब 12 घंटे की ट्रेन की यात्रा करनी पड़ती है और बुबाई के लिए मामा का घर उसके छोटो मामा का घर ही है, जहां जाने के लिए बस से जाना पड़ता है। ज्यादातर लोगों को बस यात्रा में उल्टी वगैरह की तकलीफ होती है, मगर बुबाई के लिए उल्टा है। उसे ट्रेन यात्रा बहुत तकलीफ दे लगती है। इसलिए जब माँ ने चलने के लिए कहा था तो उसके पिता ने तो ऑफिस के काम का बहाना बनाया, मगर उसने भी कॉलेज का बहाना बना दिया। माँ बेहद दुखी हुई थी। क्या कॉलेज से 2 दिन की छुट्टी नहीं ले सकता? अरे शादी ब्याह का घर है, पति बेटे दोनों के बिना ही अगर वो जाएगी तो लोग 50 तरह के सवाल पूछेंगे, सबके जवाब देते देते वो थक जाएगी। मगर बुबाई ना गया। पर कल सवेरे ही मामा के घर से फोन आया। पहले नाना जी ने, फिर नानी ने, फिर मामा ने बहुत सुनाया। कान से गरम गरम धुआं सा निकल गया था बेचारे के। इसलिए सामान समेटकर अकेले ही निकल पड़ा मामा के घर के लिए। स्टेशन पर उतरकर इधर उधर देखता हुआ वो चलने लगा। यहां से पैदल ही मामा के घर जाना होता है। ग्रामीण अंचल में रिक्शा टेम्पो वगैरह की व्यवस्था नहीं। किस्मत से एक बार बैलगाड़ी जाती हुई मिल गई तो अच्छी बात है। पैदल पैदल ही बुबाई निकल पड़ा था। तभी अचानक कुछ ही दूरी पर उसके कॉलेज के मित्र हरीश से उसकी मुलाकात हो गई। अरे तू, ए शाला, तू इधर किधर? यहाँ तो मेरे मामा का घर है। ओ अरे ये तो मेरा ही गांव है। हरीश शहर में हॉस्टल में रहता था। ओ ऐसा, बढ़िया है, फिर तो मिलना मिलाना होता रहेगा। हाँ यार, वो बहन की शादी है, थोड़ा बिजी रहूंगा। ठीक ठीक। तभी बुबाई ने देखा हरीश अपनी गोद में एक प्यारी सी काली बिल्ली पकड़े हुए है। अबे ये बिल्लियों का व्यापार शुरू कर दिया क्या तूने? अरे नहीं नहीं, असली में मेरी बहन ने 3 बिल्लियां पाली है। अभी माँ और बहन गए हैं नाना के यहाँ। अब अकेले घर में एक साथ 3 को मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ भाई, और कुछ हो गया तो बहन मेरा सिर के सारे बाल उखाड़ देगी। इसलिए सोचा अपने एक दोस्त को इसे दे आऊं। 2 बिल्ली की देखभाल मैं कर लूंगा, एक की वो देख लेगा। जब बहन वापस आएगी तो इसे वापस ले आऊंगा। अरे सुनना, एक काम कर, ये बिल्ली तो मुझे दे दे। मैं मामा के यहाँ हूँ, वहाँ ज़्यादा कुछ काम धाम नहीं है तो अकेले अकेले बोर होता हूँ। बिल्ली से खेल के टाइम पास हो जाएगा। फिर जब तेरी बहन आएगी तो फ़ोन कर देना, मैं यहीं आकर तुझे दे जाऊँगा। डर मत, तेरी बिल्ली लेके भागूंगा नहीं। अबे शाला, तू भाग के जाएगा भी कहाँ? शहर में आके तेरी गर्दन पकड़ूंगा नहीं। चल अच्छा ही हुआ, मगर हाँ
जिस दिन बिल्ली देने आएगा उस दिन मेरे घर चलना होगा और खाना पीना वहीं करना होगा। अच्छा ठीक है, तू दे तो। बिल्ली उम्र में छोटी ही थी मगर अत्यधिक सुंदर थी। बुआई को गोद में आते ही उसने बड़े प्यार से म्याऊं की आवाज की। बुआई उसे लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचकर सबने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। नानी नैना गांगुली, नाना हिरेन गांगुली, मामा, माँ भी खुशी थी। घर में रहने के कमरे के लिए उसे जो कमरा सुझाया गया उसने उन सबको इनकार करके छत की सीढ़ियों के पास बना हुआ कमरा चुना। ये घर की दूसरी मंजिल पर बना कमरा था और यहाँ के बाद खुली छत थी, इसलिए ज़्यादा लोग वहाँ आते जाते भी ना थे। बुबाई वैसे भी बहुत रिजर्व नेचर का है, ज़्यादा लोगों से बातचीत करना मिलना उसे पसंद नहीं, इसलिए ये एकांत का हिस्सा उसे बहुत पसंद था। कमरे में बिल्ली को छोड़कर वो बेड पर लेटा हुआ था। मनी मन आज आते हुए हुई घटना के बारे में सोच रहा था। स्टेशन से हरीश से बिल्ली लेने के बाद वो पैदल पैदल ही घर की तरफ निकल रहा था। आज बाजार का दिन न होने की वजह से बहुत सी दुकानें बंद थी। अचानक ही रास्ते में उसे दीर्घ शंका का आभास हुआ। अभी घर थोड़ी दूरी पर था, साथ ही साथ बहुत प्यास लगाई थी। साथ में लाए मिनरल वाटर का पानी पूरी तरह से खत्म हो गया था। स्टेशन पर पानी क्यों उसने नहीं भर लिया, ये मनी मन सोचकर खुद को गालियां भी दे रहा था। प्यास बहुत तेज थी। आसपास कोई दुकान भी तो नहीं दिख रही थी जहां से पानी ले ले। खैर, दीर्घशंका की हाजत को किसी तरह से कंट्रोल कर सकता था, मगर प्यास से जो गला सूखा जा रहा था, ऊपर से इतनी दूर चलना भी था। प्यास से गले में नहीं दूर चल पाना तो। तभी अचानक उसे पास में एक मकान दिखा। मकान के ऊपर बड़े बड़े हरफों में लिखा था अमरधाम। कुछ सोचकर उसने घर का दरवाजा नॉक किया। एक 50-55 साल की प्रौढ़ स्त्री ने दरवाजा खोला। शरीर पर कोसा की साड़ी थी, जो शायद लंबे समय से पहनते रहने के कारण थोड़ी सी मैली कुचैली थी। बुबाई ने एक नज़र उसके माथे की तरफ डाला। माथे में सिंदूर न था। संभवतः स्त्री विधवा है या अविवाहित, मगर उसे क्या फर्क पड़ना है। उसने कहा, अब आंटी, थोड़ी प्रॉब्लम में आ गया हूँ। असली में मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। स्टेशन से आ रहा हूँ। बहुत तेज प्यास लगी है और थोड़ी सी नेचर कॉल भी। अगर आपका वॉशरूम यूज़ कर सकता तो। स्त्री ने बड़ी ही सहजता से उसे अंदर बुला लिया। आओ आओ। अंदर जाते ही अचानक बिल्ली उसकी गोद से कूदकर एक तरफ भाग पड़ी। बुबाई उसके पीछे दौड़ा। ए, रुक रुक रुक। वो औरत बोली, अरे डरो मत, तुम्हारी बिल्ली यहाँ सुरक्षित रहेगी। तुम जाओ, वॉशरूम जाओ, आकर उसे वापस ले लेना। हरीश वॉशरूम में बैठे बैठे सोच रहा था, घर में औरत के अलावा और किसी का आभास नहीं हो रहा है। इतने बड़े घर में क्या वो अकेली रहती है, या फिर घर के लोग कहीं गए हैं। मगर जितनी सहजता से उसने एक अनजान आदमी को घर के अंदर बुला लिया, क्या उसे डर नहीं लगा? हाँ, आजकल तो लोग कितने तरह के छल प्रपंच करते हैं। वॉशरूम से बाहर जब वो आया तो एक पल को चौंक पड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था। आंटी, आंटी, एक दो बार उसने आवाज भी लगाई। फिर बिल्ली को न पाकर थोड़ा सा
आश्चर्यचकित हो गया। पास ही एक टेबल पर पानी का ग्लास रखा था। पहले उठाकर गटगटाकर उसने पानी पिया और फिर बिल्ली को खोजने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा था, अचानक उस औरत की आवाज आई, तुम्हारी बिल्ली यहाँ है, बड़ी प्यारी है, ले जाओ। अब तक शाम ढलने को आई थी। हल्का हल्का अंधेरा भी फैला था, मगर घर में रोशनी का सरंजाम उतना अच्छा नहीं था। एक बल्ब था जिसकी रोशनी पूरी तरह से नहीं फैल रही थी और शायद इसी वजह से मेन गेट की चौखट के पास बैठी उस औरत को वो नहीं देख पाया था। मगर आश्चर्य, चौखट के पास दोनों पैर फैलाए, बाले बिखेरे, बिल्ली को गोद में लिए अजीब सी भंगिमा में वो बैठी थी। एक पल को तो चौंक पड़ा था बुबाई। फिर तुरंत ही बिल्ली को उसकी गोद से लेकर बोला, अच्छा आंटी, हाँ आता हूं। सच तो यह है कि उसकी उस तरह से भंगिमा को देखकर वो बेहद डर भी गया था। तभी अचानक उसकी भावना की तार टूटे जब बिल्ली उसके ऊपर कूद पड़ी। अरे क्या करती हो? बिल्ली उसके साथ खेलना चाह रही थी। अभी बुबाई उसके साथ खेल ही रहा था कि अचानक उसके कानों में पायल की आवाज पड़ी। वो चौंक पड़ा। बिल्ली को गोद में लिए वो बाहर छत पर आ गया और सुनने की कोशिश करने लगा पायल की आवाज किधर से आ रही। उसने महसूस किया पायल की आवाज घर में नीचे की तरफ से आ रही है, मगर ऐसी पायल तो घर में कोई नहीं पहनता है। वो बिल्ली को कमरे में डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे पायल की आवाज घर के मेन गेट से बाहर की तरफ जा रही है। वो भी पीछे पीछे चल पड़ा। तंद्रा टूटी जब उसने एक कोमल स्पर्श महसूस किया और आश्चर्य से भर उठा। पायल की आवाज का पीछा करते करते जैसे वो किसी सम्मोहन में चला गया था और चलते चलते कब यहां पहुंच गया उसे पता ही ना चला। इस वक्त वो खड़ा था उसी अमरधाम घर के सामने जिसमें शाम को वो आया था। मगर इस वक्त उसके सामने थी एक अप्रतिम सुंदर युवती जिसका रूप यौवन देखकर उसके मन में खलबली सी मच रही थी। साड़ी के पास से झांकती उसकी कमर उसे छू लेने को बेकरार कर रही थी। उसके अंगों का उभार जैसे अनार के दो फल हों। उन्हें वो चूस लेना चाहता था। अचानक वो लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई। वो भी किसी सम्मोहन में बंधा उसके पीछे पीछे चलने लगा। फिर एक कमरे में दोनों बंद हो गए और उसके बाद उनके मध्य प्रणय का वही खेल चालू हो गया जो आदिम काल से आदम और हवा से लेकर आज तक के हर स्त्री पुरुष के मध्य खेला जाता रहा है। अचानक बुबाई की आंख खुली जब बिल्ली उसके ऊपर कूद पड़ी। हड़बड़ाकर उठकर देखा तो इस वक्त वो नाना के घर के उसी कमरे में था। एक पल को बिल्ली को देखकर वो चौंक पड़ा और उसे अपने से दूर कर दिया था। बिल्ली के मुंह में खून लगा हुआ था और हड़बड़ाकर उठते ही जमीन पर उसकी नजर पड़ी एक मरे हुए चूहे पर। ओह, तो बिल्ली ने शायद उसका शिकार किया। मगर वो क्यों डर रहा है? ये स्वभावगत शिकार तो सदियों से चला आ रहा है। पर जो
जो सपना उसने देखा था वो क्या था? कैसा आनंददायक सपना था। फिर उठकर नहाने के लिए गया। बाथरूम में जैसे ही उसने अपने शरीर पर साबुन मला, शरीर जैसे चुनचुना उठा। अचानक ही बाथरूम के आईने पर उसने ध्यान से देखा और चौंक पड़ा। उसके शरीर पर कई जगह पर नाखूनों के निशान थे, ठीक वैसे ही नाखून जैसे जैसे प्रणय क्रिया में। तो क्या वो सपना नहीं था? हालांकि कॉलेज में बुबाई का चरित्र काफी अच्छा ही है। लड़कियों से बात करते हुए घबरा जाता है, तोतला जाता है। इसलिए जहां दूसरे दोस्तों के गर्लफ्रेंड्स होते हैं वो तो लड़कियों को फ्रेंड बनाने में भी। मगर आज उसे क्या हो गया था? कैसे उन्मत्त जानवर की तरह नहाकर जो वो कमरे से बाहर आया, तो अचानक उसे पैर के अंगूठे में दर्द महसूस हुआ। टेबल का रखकर देखा तो छोटा सा घाव सा था। ये घाव कैसे हुआ? तभी अचानक उसकी मां कमरे में आई। बुबाई, तू क्या मेरी यहां बदनामी करा नहीं आया है? हाँ, अरे घर में शादी का काम हो रहा है, कहां दौड़ दौड़ कर तू काम करेगा और यहां 10 बजे तक सोया पड़ा है। एक तो 2 दिन बाद आया है, ऊपर से मामा लोगों के साथ काम धाम कर। माँ, तुम तो जानती हो मेरा नेचर, मुझे ज्यादा लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। मुझे अपनी तरह से रहने दो ना। ठीक है, जो मन में आए कर। नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखकर मां गुस्से से चली गई। मगर बुबाई को इस वक्त शायद होश न था। उसका मन रह रहकर एक ही काम करने को कर रहा था। वो तुरंत ही नाश्ता किसी तरह से खत्म करके कपड़े पहनकर घर से निकल गया और सीधा पहुंचा अमरधाम में। मन में उठ रहे हर प्रश्न का वो जवाब जान लेना चाहता था। दरवाजे पर दस्तक देते ही उसी महिला ने दरवाजा खोला। आओ बेटा, आओ, अंदर आओ। मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पूड़ियां तली है, खा लो। चौंक पड़ा था बुबाई। क्या उस औरत को पता था कि वो आएगा? घर के अंदर प्रविष्ट होने पर वो घर के एक दूसरे हिस्से पर गया, जहां कल शाम को उसकी ध्यान नहीं गया था। एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल था जिस पर गरम गरम पूड़ियां और सब्जी रखी थी। वो टेबल पर बैठकर बोला, हाँ आंटी। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कल रात तुम आए थे, फिर आओगे। मगर अरे उसका रूप यौवन ही ऐसा है कि मर्द एक बार फंस जाए तो बार बार आते हैं और उन्हें बार बार लेकर आती है। चिंता मत करो, उसकी जब इच्छा होगी वो तुम्हें बुलाएगी और तुम आओगे भी। पर वो कौन? देखो, अब ज्यादा बातें मत करो, फटाफट नाश्ता करो, मुझे बड़ी भूख लगी है। कहकर वो औरत पास के कमरे में चली गई। किसी तरह से 1-2 पूड़ियां खाकर बुबाई वहां से उठ गया। 1-2 बार आवाज भी लगाया, मगर कोई आवाज ना पाकर चुपचाप घर से बाहर निकल गया। अभी वो बाहर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक एक कमरे से कुछ अजीब सी आवाज आई। उसने सोचा शायद महिला उस कमरे में है, इसलिए वहां झांका और आश्चर्यचकित हो गया। वो महिला उसी कमरे में थी, उसकी तरफ पीठ किए हुए, कुछ चाट रही थी, बड़ा ही स्वाद ले लेकर। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि आखिर क्या है ये। मगर जब समझ में आया तो उसका पूरा शरीर जैसे मचल उठा।
उसने देखा वो महिला हाथों में एक सैनिटरी पैड पकड़े हुए थी, जिस पर लगा हुआ था शायद किसी स्त्री का माहवारी का खून, और बड़े स्वाद ले लेकर वो उसे चाट रही थी। आवाज करके अचानक उसके मुंह से उल्टी निकल गई। अचानक पलट कर देखा था उस स्त्री ने उसकी तरफ। डर के मारे वहां से भाग आया था बुबाई। घर आकर भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ज्यादा कुछ खाया पिया नहीं उसने। उल्टियां रह रहकर मचल रहा था शरीर उल्टियां करने के लिए। बार बार याद आता जाता वो दृश्य जो उसने खिड़की से देखा था। मगर इन सब के बीच भी उसे जैसे इंतजार था रात के आने का। क्या रात को फिर वही सब होगा? देखो बाबू, तुम कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और तुम्हारी माँ क्या कहेगी? मामा के घर आके कुछ खाया पिया नहीं। सामने नानी नैना गांगुली हाथों में दूध का गिलास ले खड़ी थी। अच्छे दूध तो पी लो। किसी तरह से बुबाई ने टालने के लिए दूध का गिलास गटगटाकर पी लिया। अच्छा, मैं चलती हूं, कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। मगर उतरते उतरते अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके पीछे पीछे कोई और भी उतर रहा है। घबराकर मुड़कर उन्हें पीछे देखा, मगर कोई भी न था। अभी तो सीढ़ियों पर बिल्ली खड़ी उनकी तरफ देखकर आवाज कर रही थी। बिल्ली है भी बड़ी प्यारी, काली हुई तो क्या हुआ, चेहरे से बड़ी सुंदर है। सोचते सोचते वो सीढ़ियों से उतर रही थी कि तभी अचानक उसके कानों में किसी ने फुसफुसाया। छोटी बहू, मैं आ गई हूँ। कहाँ उठी थी नैना गांगुली? पीछे मुड़कर उसने देखा वहां कोई भी नहीं था। वो दौड़कर जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतर गई। आज से कई साल पहले की बात। नैना और रविंद्र के 3 बेटे थे। उनमें से सबसे बड़ा बेटा राधा कृष्ण सांसारिकता से बिल्कुल अलग था। बस पूजा पाठ में ही उसका मन रहता था। ओम राधे गोविंद। माँ, तुम्हारी बेटी का बहुत अच्छे घर में विवाह होगा, चिंता मत करो। माँ के हाथों में प्रसाद देते हुए बेटे ने कहा। हाँ, ऐसे सात्विक बेटे के मुंह से ऐसा बात सुनकर माँ नैना गांगुली प्रसन्न हो गई थी। बेटा दिन भर गीता पाठ, पूजा, घर के राधा कृष्ण की सेवा में लगा रहता। गाने की आवाज भी बहुत अच्छी थी उसकी, इसलिए जब घर में कीर्तन इत्यादि होता तो वो गाता। गांव में भी आसपास के घरों में कीर्तन आदि होने पर उसे बुलाते थे। अच्छा माँ, मैं मोहन के घर जा रहा हूँ, आज उसके यहाँ कीर्तन है, मेरा जाना अत्यंत जरूरी है। रात को भोग प्रसाद खाकर वहीं से आऊँगा, आते आते हो सकता है थोड़ी देर हो जाए। अच्छा बेटा, मगर ज़्यादा रात मत करना, तुम तो जानती हो गांव में ऐसे ही जल्दी सब सो जाते हैं। पूजा पाठ इत्यादि होते होते 10:30-11 बज गए। मोहन पैदल पैदल अपने घर की तरफ चला जा रहा था। रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। अचानक उसके कानों में किसी महिला की आवाज आई। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मदद करो मदद करो। चौंक पड़ा था वो। ऐसे ही वो स्त्रियों की बहुत इज्जत करता था और अभी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्त्री मुसीबत में है। अनजाने में उसके कदम बढ़ चले उस आवाज की तरफ।
और कदम जाकर रुके अमरधाम नामक उस घर के सामने। जहां तक वो जानता था घर में कोई रहता नहीं है, मगर इस वक्त घर का ताला खुला हुआ था। एक पल को वो चौंका, मगर फिर लगा शायद कोई मुसीबत में है। दरवाजा खोलकर अंदर गया, मगर घर के अंदर कोई भी न था। आश्चर्यचकित होकर चुपचाप बाहर आकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ा। मगर यहीं गलती कर गया वो। काश उस जगह से जाने से पहले एक बार मुड़कर उसने पीछे देखा होता, क्योंकि घर के रास्ते पर जाते हुए वो अकेला न था। एक स्त्री की परछाई उसका पीछा करते करते प्रविष्ट हो रही थी उसके घर के अंदर। नींद का झोंका कब आ गया था बोबाई को पता ही नहीं चला। आंख खुली तो खुद को कमरे में न पाया। अपितु उसी कमरे में जहां पिछली रात वो था। अचानक पैर के अंगूठे पर कुछ चुभ रहा था। हड़बड़ाकर सिर उठाकर देखा तो सामने वही स्त्री बैठी हुई थी, वही अप्रतिम रूप। मगर ये क्या, उसकी आंखें इस तरह से सफेद कैसे हैं? और वो कर क्या रही है? वो रवीन के पैरों के अंगूठे में मुंह लगाए खून चूस रही थी उसका। ओ, घबरा उठा था रवीन। अगले ही पल आंख खुला तो खुद को संभाल कर किसी तरह से वहां से निकल आया। इधर मामा के घर में सबको ये बात पता चल गई थी कि रात भर वो कमरे में न था। लोग इकट्ठा होकर उसे खोजने निकल ही रहे थे कि अचानक वो घर में पहुंचा। मामा ने डांटते हुए कहा, ये सब क्या है हा? रात भर कहाँ गायब रहते? देखो बाबू, ये तुम्हारा शहर नहीं गांव है, यहां ऐसा। अरे सुन तो, अचानक नाना जी ने कहा। रुक जा, बेचारा कहाँ था क्या था, पहले आराम तो ले लेने दे उसे, फिर बात करेंगे। मगर उससे पहले ही बुबाई की माँ उसके पास आ गई और उसके गाल पर एक झन्नाटे जा तमाचा मारते हुए बोली, तू यही सब करने के लिए आया है? बदनाम करके रख दिया तूने मुझे। हाँ, कहकर उसके सामने से चली गई। बुबाई कुछ समझ ना पा रहा था। अच्छा चलो सब अभी काम से। सभी अपने अपने काम पे चले गए। बुबाई अपनी जगह जड़ होकर रह गया। 19 साल के एक लड़के के गाल में मां का झन्नाटे जा तमाचा, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। उफ! अचानक उसकी नानी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब बेटा, मां है, गुस्सा जाती है, कोई बात नहीं। मगर क्रोध में तिल मिलाते बुबाई को जैसे नानी की बातें सुनाई ना दी। उनका हाथ झटक कर वो घर से बाहर निकल गया। मगर कहाँ जाए, कहाँ जाकर 2 पल को शांति मिलेगी? तभी अचानक उसकी नजर पड़ी गांव के इकलौते चैतन्य महाप्रभु के मंदिर पर। बचपन में मामा के साथ वो आता था यहां। आज भी शायद शांति मिल जाए। मंदिर के अंदर प्रविष्ट हुआ। मंदिर का आंगन बेहद बड़ा था, जहां पर नीम, बरगद इत्यादि के वृक्ष लगे थे। उन्हीं में से एक वृक्ष के नीचे वो बैठकर विश्राम करने लगा और सोचने लगा क्या हो रहा है उसके साथ। भूख भी लगाई थी, मगर क्या खाता, जेब में तो पैसे भी न थे। तभी अचानक 2 हाथ उसके सामने प्रकट हुए
जिनमें एक पत्तल थी और पत्तल में खुशबूदार दाल और चावल। गौरांगो, जय गौरांगो। लो भाई, जल्दी से इसे खा लो, ये महाप्रभु का प्रसाद है। थोड़ा सा बच गया था, तुम्हारे ही भाग्य में था, तभी मैं सोच रहा था। सामने एक नवयुवक खड़ा था, माथे पर बड़ा सा चंदन का तिलक, श्वेत वस्त्र, हाथों में पत्तल लिए। उसकी ओर बढ़ाकर बोला, लो लो जल्दी खाओ। भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। भोजन करने के पश्चात हाथ धोकर जैसे ही वो उस जगह बैठा, नवयुवक ने अपना नाम चैतन्य ही बताया। वो उस मंदिर का सेवायत था। फिर अचानक वो बोला, अच्छा सुनो तो, मेरा एक सामान जरा पकड़ो, मैं जरा जरूरी काम कर रहा हूं, मैं तुमसे वापस ले लूंगा, ठीक है? उसने उसके हाथ में एक पानी की बोतल पकड़ा दी और फिर मंदिर के अंदर चला गया। बुआई काफी देर तक वहां बैठकर इंतजार करता रहा, मगर जब वह नवयुवक वापस ना आया तो उसने किसी और सेवायत को खोजने की कोशिश की जिससे ये बोतल उसे दे सके, मगर आश्चर्य, मंदिर में जैसे उसके अलावा और कोई था ही नहीं। फिर उसने सोचा, इतनी जरूरी भी क्या है, पानी की बोतल ही तो है, घर चला जाए, फिर किसी दिन आकर उसे दे देगा, मामा के हाथ से भिजवा देगा। सुनते हो जी, वो वापस आ गई है, वो विनाशिनी फिर से वापस आ गई है, मेरे परिवार का विनाश करने के लिए। फूट फूट कर रो रही थी नैना गांगुली अपने पति के सामने। आह, कैसी बातें कर रही हो, उसे तो गुरुजी ने उस घर में कैद करके रखा था, वो कैसे आजाद हो सकती है? हाँ, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई इसे दोबारा जगाए तभी वो जगेगी, मगर ऐसा भयानक काम कौन कर सकता है? किसी ने किया है तो मानो। उस रात को मैंने उसे ही देखा था आम के पेड़ में, और आज सीढ़ियों से उतरते हुए वो आ गई है, वो पिशाचिनी आ गई है।